जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हमारी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। 20 लेक्चर की इस टोटल सीरीज में ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसको आप सभी वर्तमान में अभी देख रहे हैं। हम लोग प्रत्येक लेक्चर में 50 एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आज जो हमारा सफर चलेगा वो एमसीक्यू नंबर 351 से एमसीक्यू नंबर 400 तक आज जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने आप सभी के 700 एमसीक्यू का कंटेंट पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। यानी कि अब मुझे बस धड़ाधड़ आपको 5-6 लेक्चर रिकॉर्ड करके देने हैं। तो एक टेंशन फ्री मामला हो जाता है जब कंटेंट पूरी तरीके से हमने व्यवस्थित तैयार कर लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ बैठ के जो है रिकॉर्डिंग करनी है आपके लिए, और आपको तगड़ा कंटेंट जो है लाके मुझे देना है। और एक और बात मैं आप सभी को बता दूं, जिसको सुन के हो सकता है आप लोगों की और भी ज्यादा चिंता जो है बिल्कुल दूर हो जाए। और वो बात दोस्तों ये है कि आपने एक मैगजीन का नाम सुना होगा, एड्यूटेरिया करके एक मैगजीन आती है ना, काफी अच्छी मैगजीन उसको माना जाता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर के लिए। और स्पीडी का नाम तो आप सभी ने सुना है, स्पीडी को भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने इन दोनों मैगजीन्स के दोनों मैगजीन में हजार हजार एमसीक्यू होते हैं, तो मैंने आप समझ लीजिए कि इन दोनों मैगजीन्स के 2000 एमसीक्यूज को भी पूरी तरीके से स्टडी किया है। लेकिन एमपीपीएससी के नजरिए से इन 2000 एमसीक्यू में से केवल 500 एमसीक्यू ही हमारे काम के होते हैं। बाकी बहुत सारा तो कचरा होता है, मतलब काफी सारे एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो किसी भी एग्जाम के हिसाब से काम के नहीं है, तो वो हमको बेवजह पढ़ने पड़ते हैं। अगर हम मैगजीन खरीदते हैं तो अब उसकी टेंशन नहीं है। तो उन 2000 को भी मैं पूरा स्टडी कर चुका हूं। यानी कि बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स तो है ही, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर से भी यहाँ पर एमसीक्यू बनाए जाते हैं। एड्यूटेरिया मैगजीन को भी जो है हमने कवर कर लिया है, स्पीडी मैगजीन को भी जो है हमने कवर कर लिया है, और केवल काम के क्वेश्चंस को जो है आपके लिए यहाँ पर तैयार किया है। अब मुझे बस 300 एमसीक्यूज और प्रिपेयर करने हैं, और वो भी फिर धड़ाधड़ आपको जो है दे दिए जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन फ्री आपको रहना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता है कि पीडीएफ के लिए क्या करना होता है। पीडीएफ के लिए या तो आप चैंपियन स्क्वायर के प्रीलिम्स कोर्स में मौजूद हैं तो भी आपको करंट अफेयर की मेरी पीडीएफ मिल जाएगी, और अगर आप एकेएस एकेडमी के प्रीलिम्स कोर्स में मौजूद हैं वहां पर भी आपको करंट अफेयर का सेक्शन इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो करंट अफेयर का सेक्शन दोनों संस्थानों में मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाता है, तो इसलिए आपको सेम पीडीएफ दोनों जगह पर मिल जाएगी। और आप में से अगर कोई नया नवेला व्यक्ति है जो पहली बार हमारे साथ जुड़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स में सारे क्वेश्चन ठीक करने हैं तो चुपचाप से जाके हमारी संदेश मैगजीन के 17 लेक्चर्स देख लीजिए। ये 17 लेक्चर्स देखकर आपको कभी भी अफसोस महसूस नहीं होगा, और जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे तब आप बहुत बार थैंक यू बोलोगे अपने मन ही मन में कि ठीक रहा कि मैं संदेश मैगजीन के 17 लेक्चर देख के आया हूं या आई हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस पहले प्रश्न को जो है देखते हैं, पढ़ते हैं। तेज गति से हम लोग अपने मामले को आगे बढ़ाएंगे। बस एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा कि मैंने जितनी भी अभी मैगजीन्स का नाम लिया ना, मैंने कहां कहां से पूरे आपके लिए क्वेश्चन छांट लिए हैं। उन सभी मैगजीन्स में प्रश्न का केवल उत्तर मिलता है आपको। आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन तो दूर की बात है, आपको एक्सप्लेनेशन मिलता ही नहीं है। लेकिन जब आप हमारी इस सीरीज का हिस्सा बनते हो तो हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक बहुत ही तगड़ा और एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते हैं, और एक्सप्लेनेशन इस सीरीज की जान है दोस्तों। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है? पहला प्रश्न हमसे कहता है, विच कंपनी हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न। यानी कि निम्नलिखित में से जो आपको नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सी कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न का स्टेटस जो है दिया गया है। ठीक है, तो इनमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, है ना। एबीसी टायर कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान कॉपर। ठीक है, तो आपको देखो एक ट्रिक से याद रखना है कि अगर मुझे समुद्र में से रत्न निकालना है तो मुझे शिप में चढ़ के, जहाज में चढ़ के जाना पड़ेगा। इसलिए यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो यहां पर मैं एक एडिशनल फैक्ट आपको और शानदार वाला बताना चाहूंगा कि मिनी रत्न का दर्जा मिलने के बाद
कंपनी 500 करोड़ तक का निवेश निर्णय बिना सरकारी अनुमति के ले सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया जब किसी कंपनी को मिनी रत्न स्टेटस मिल जाता है तो वो कंपनी 500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट बिना सरकार से अनुमति लिए या बिना सरकार से बातचीत किए ले सकती है। 500 करोड़ तक का अगर उसको निवेश करवाना है अपनी कंपनी में तो उसे सरकार से पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा और यही एक्सप्लेनेशन और अच्छे एक्सप्लेनेशन की पहचान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 दिसंबर 2025 को क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, और ठीक है, और बिल्कुल लेटेस्ट वाली खबर है और आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, 1 जनवरी 2025 से लेकर मैंने आपके लिए फरवरी 2026 तक के सारे प्रश्न कवर किए हैं इस सीरीज में, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब भाई बच्चे की बात हो रही है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो इनमें से एक ही ऐसा खिलाड़ी है जो अभी बच्चा है, और वो कौन है? वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया अभी जब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया पुरुष कैटेगरी में, है ना। तो वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है कब? 26 दिसंबर 2025 को। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। अंडर 19 के इनके परफॉर्मेंस के संबंध में मैं पहले ही आपको जो है प्रश्न करवा चुका हूं, ठीक है। और अभी इनकी जो उम्र है वो मात्र 14 साल की इनकी जो है उम्र है, और उसी में इन्होंने इतना ज्यादा जो है उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों ये कहता है कि इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, भारत और यूरोपीय संघ ने मिलकर ऑर्गेनाइज्ड देयर फर्स्ट एवर काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग, मतलब भारत और यूरोपीय संघ ने मिलकर पहली बार एक आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण का आयोजन किया है, ठीक है, जिसमें बाकायदा पूरा सिखाया जाता है कि अगर कोई आतंकवादी हमला होता है किसी भी तरीके का तो उसमें जो है कैसे बचना है, कैसे जो है अपना बचाव करना है, देश का बचाव करना है। तो इसमें मेन कहानी है कि भारत और किसने? यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन संघ, जिसमें काफी सारे देश आते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर पहली बार ऐसा कोई ट्रेनिंग करी है जिसमें उन्होंने आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण को अंजाम दिया है। तो सिंपल आपसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों ने जो ट्रेनिंग का आयोजन किया है वो कहां हुआ? पटना, देहरादून, मानेसर, गुड़गांव या फिर गोवा? तो आइए इसका सही आंसर पता करते हैं। मानेसर, गुड़गांव, ठीक है। याद करने की ट्रिक ऐसी हो सकती है कि जब भी आतंकवादियों का हमला हो तो उनका जो है सर फोड़ दो, ठीक है। तो मानेसर से हम याद रखेंगे कि उनका सर फोड़ दो, ठीक है, उनको गुड़ खिला दो, उनका सर फोड़ दो और उनका मामला जो है एकदम निपटा दो, ठीक है। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया था मानेसर, गुड़गांव में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को ज्वाइन किया है एक सदस्य के रूप में। बुल्गारिया, मोल्दोवा, लाइबेरिया या फिर नॉर्वे, इन चार में से हमको चूज करना है। तो आइए देखते हैं कौन जुड़ गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो है मोल्दोवा, ठीक है, मोल्दोवा। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, देखो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है तो नाम में क्या आ रहा है? सोलर आ रहा है। सोलर मतलब सौर, और सूरज में से दोस्तों क्या निकलती है? बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, और गर्मी से बचने के लिए हम एसी वाले मॉल में चले गए, तो वहां से हम लोग याद रखेंगे कौन? मोल्दोवा। और अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि मोल्दोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन से नंबर का सदस्य बना है, तो आपको याद रखना है 107 नंबर का सदस्य जो है ये बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है प्रश्न? क्योंकि जापान देखो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और पहली बार कोई महिला जो है जापान की प्रधानमंत्री बनी है, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो क्या कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? मिजुहो फुकुशिमा, या फिर यूरोको कोइके, या फिर साने ताकाइची, या फिर रित्सुका नागाओ। टेंशन मत लो, नाम की चारों थोड़ी ना याद करने हैं, केवल सही वाला याद करना है। तो आइए सही वाला नाम देख लेते हैं, सही वाला नाम देख लेते हैं। सही वाला नाम क्या है? साने ताकाइची, साने ताकाइची। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि जापान में आज तक कोई भी महिला प्रधानमंत्री तो नहीं बनी है, तो सारे के सारे पुरुष जो है बड़े सियाणे बन रहे थे, है ना। साने से हम याद रखेंगे कि सारे के सारे पुरुष जो है बड़े सियाणे बन रहे थे, तो उन सियाणे पुरुषों को जो है हमने इलायची का स्वाद जो है चखा दिया, मतलब उनको हमने मात दे दी, सारे के सारे सियाणे पुरुषों को। आप तो बस सियाणे पुरुष याद कर लो कि सारे पुरुष बड़े सियाणे बन रहे थे, तो उनको जो है मजा चखा दिया, और साने ताकाइची जो है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। इसके अलावा आपको और इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। और इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे जापान के, उनको आप याद रख सकते हैं शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस और अगर कुछ याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो कि इनके नाम में ईशी है, इशिबा, तो आप उससे इश्क याद रख लो, है ना, कि इश्क में तो व्यक्ति क्या क्या गवा देता है, इन्होंने अपने प्रधानमंत्री का पद ही गवा दिया और साने ताकाइची को पद पर जो है बिठा दिया। भाई कैसे भी याद रख लो, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन सारे सियाने पुरुषों को निपटा दिया साने ताकाइची ने, ठीक है। जापान की पहली प्रधानमंत्री बन गई महिला। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन नेवी शिप यानी कि INS, भारतीय नौसेना पोत, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सहायद्री। भारतीय नौसेना में जो जहाज चलते हैं ना, उनको INS कहते हैं, इंडियन नेवी शिप। और नाम क्या है उस भारतीय नौसेना जहाज का? सहायद्री। तो इस जहाज ने हाल ही में एक समुद्री ट्रेनिंग में, एक समुद्री अभ्यास में पार्टिसिपेट किया, और समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? जिमैक्स 25। तो आपको ये बताना है कि जो जिमैक्स 25 समुद्री अभ्यास है वो भारत और कौन से देश के बीच में होता है? इजिप्ट, जॉर्डन, जामाइका या जापान? अब नाम में ही दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है? जिमैक्स, है ना, जिमैक्स। तो मतलब जो आंसर है वो जे से ही शुरू होगा, तो इजिप्ट तो इसका सही आंसर हो नहीं सकता, तो आइए इसका सही आंसर ढूंढ लेते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? जापान, है ना। बड़े बड़े देशों के साथ भारत जो है सैन्य अभ्यास करता है, तो जे से जापान, जे से जिमैक्स 2025, सीधी सी बात। और भारतीय नौसेना की तरफ से कौन से जहाज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो INS सह्याद्री ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या बोलता है? अगला प्रश्न हमसे कहता है, विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द 90th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर? दोस्तों आप सभी ने IUCN का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। IUCN की अलग अलग लिस्ट होती है, सूची होती है IUCN की अलग अलग, है ना, जिसमें अलग अलग जीवों को रखा जाता है कि भैया कौन खतरे में है, कौन ज्यादा खतरे में है, कौन खतरे से बाहर है ना। हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो IUCN का 90 नंबर का सदस्य इनमें से कौन सा देश जो है बना है, हमको ये बताना है ना। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का जो सदस्य है वो मोल्दोवा बना है ना, कि गर्मी लग रही थी तो AC वाले मॉल में चले गए। तो यहां पर हमको देखना है IUCN का 90 नंबर का सदस्य जो है कौन बना है, ठीक है। ऑप्शन में कौन है? नाउरू, किरीबाती, समोआ या तुवालू। सारे छोटे छोटे से देश हैं। आइए इसका सही उत्तर जो है हम लोग ढूंढ लेते हैं, तुवालू, है ना, तुवालू। तो मतलब कोई पूछ रहा है कि भैया तुम कब IUCN के 90 नंबर के सदस्य बन गए? बोले तुम कब IUCN के 90 नंबर के सदस्य बन गए? तो ये देश जवाब देता है कि भैया मैं तो बन गया, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है ना। तुवालू मतलब तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, मुझे तो बनना था, मैं तो बन गया, तुम जाके अपने आलू खाओ, मेरे से मतलब मत रखो। तो तुवालू नाम का जो देश है वो IUCN का जो है 90 नंबर का सदस्य बन गया है। इसके अलावा आपको और कुछ जानने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये PDF आपको आपके प्रीलिम्स कोर्सेज में मिलती है, तो आप एक्स्ट्रा चाहें तो उसमें से पढ़ सकते हैं। मैं आपको लेक्चर के दौरान सिर्फ उतना पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। हालांकि जो भी 3-4 पॉइंट एक्सप्लेनेशन के मैं देता हूं, होते सारे बिल्कुल
काम की और सटीक चीज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें दोस्तों, इथुनेशिया, ये प्रश्न बहुत ज्यादा चर्चा में है। इथुनेशिया, इथुनेशिया का मतलब क्या होता है? इच्छा मृत्यु होती है दोस्तों, ठीक है ना। इथुनेशिया का मतलब क्या होता है? इच्छा मृत्यु होती है। तो यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा पहला लैटिन अमेरिकन कंट्री है, यानी कि पहला पहला लैटिन अमेरिकी देश, पहला लैटिन अमेरिकी देश जिसने इच्छा मृत्यु को जो है लीगल कर दिया है, वैध बना दिया है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? उरुग्वे, कोलंबिया, बोलीविया या वेनेजुएला, ठीक है। तो मुझे तो ऑप्शन ए जो है यहां पर लग रहा है, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, उरुग्वे इसका बिल्कुल सही आंसर है। लैटिन अमेरिका कंट्री है ये, है ना, लैटिन अमेरिकी देश है, नाम है इसका उरुग्वे, और इसने इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया को पूरी तरीके से लीगल कर दिया है, पूरी तरीके से वैध कर दिया है। लेकिन जिस तरह की मृत्यु दी जाएगी वो मृत्यु कैसी होनी चाहिए? डिग्निफाइड डेथ होनी चाहिए, यानी कि सम्मानजनक मृत्यु होनी चाहिए। और ये इच्छा मृत्यु केवल तभी दी जा सकती है जब हमको पता चल जाए कि भैया ऐसी बीमारी है जो कि असाध्य है, मतलब जिसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता, जिसको सही नहीं किया जा सकता, और व्यक्ति को उससे व्यक्ति को तड़पना जो है गलत बात है, तो हमें उससे जो है उसे मुक्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो उरुग्वे को जो है आप लोग याद रखिएगा, उरुग्वे पहला लैटिन अमेरिकी देश है जिसने इच्छा मृत्यु को क्या कर दिया है? लीगल कर दिया है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहता है? Who has been elected as the president of Indian Cricketers Association, becoming the first women to head this organization? दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन होती है एक, जिसका नाम होता है ICA। तो इसका किसी ना किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, भाई काफी बड़ा पद होता है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की जो है अध्यक्ष बनी है। नाम क्या है? झूलन गोस्वामी, मिथाली राज, या फिर शांता रंगास्वामी, या नीता अंबानी। अरे भाई नीता अंबानी तो नहीं बनी होंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? जो सही आंसर है वो है शांता रंगास्वामी, शांता रंगास्वामी, ठीक है। तो हम इनको कैसे याद रख सकते हैं कि इनकी शांत प्रवृत्ति की वजह से, इनकी शांत प्रवृत्ति की वजह से इनको ICA का पहला महिला अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। और इनकी शांत प्रवृत्ति की वजह से ही इनको ये पद जो है प्राप्त हुआ है। इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गई। अब यहां पर एक पॉइंट देखें, 1970 के दशक की ये बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, और 1976 में इनको अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी यही थी दोस्तों। बहुत बड़ा फैक्ट है कि 1976 के जमाने में ये पहली महिला क्रिकेटर थी जिनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और ये फिलहाल ICA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या पूछता है? अगला प्रश्न हमसे पूछता है कि एक पुल बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है बजरंग सेतु, ठीक है। ये ऋषिकेश का जो है संबंध में है ये। तो बजरंग सेतु एक पुल बनाया गया है जिसकी जो लंबाई है वो 132 मीटर लंबा है, और ये पूरा पता है कांच का बना हुआ है। मतलब जिस पुल पर आप चलोगे तो जो चलने वाली जगह है, जो पुल का आधार है, जो बेस है, वो कांच का बना हुआ है। और ये एक सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन मतलब जो ऐसे तारों से लटका होता है ना, जैसे लक्ष्मण झूला है, जानकी झूला है ऋषिकेश में, जो तारों पे लटका होता है। तो जो पुल तारों पे लटका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं, कि भैया जो तारों पे पुल लटका हुआ है। तो ये तारों पे भी लटका हुआ है और ऊपर से कांच का भी बना हुआ है पूरा, ठीक है, नीचे का जो प्लेटफॉर्म है। तो इस बजरंग सेतु पुल के संदर्भ में नीचे यहां पर कुछ कथन लिखे हैं, आपको बताना है इनमें से गलत वाला कथन कौन सा है, ठीक है। इन शब्दों पे बहुत फोकस किया करो कि वो गलत वाला पूछ रहा है या सही वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वो साफ लिखता है कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो गलत वाला पहचानते हैं। पहला क्या लिखा है? पूरे विश्व में ये अपनी तरह का पहला पुल है। मुझे तो सबसे ज्यादा गलत यही लग रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में तो इससे पहले कई बार भाई इस तरीके के कांच के पुल न जाने कितनी बार बन चुके हैं। तो मुझे तो यही गलत लग रहा है कि भैया ऐसा नहीं है कि बजरंग सेतु पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला है। फिर क्या कहता है?
ये कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये भारत का सबसे पहले कांच वाला हो, लेकिन विश्व का तो नहीं है ना। और हमको गलत कथन पहचानना है, तो पहला वाला गलत लग रहा है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इस पुल का जो डिजाइन है वो केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। चलो, ये भी हो सकता है। और ये ऋषिकेश उत्तराखंड में जो है स्थित है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। एक फैक्ट और बता देता हूं कि ये लक्ष्मण झूला की जगह लेगा, ठीक है ना। लक्ष्मण झूला, सॉरी, ये किसकी जगह लेगा दोस्तों? ये लक्ष्मण झूला की जगह लेगा, ठीक है। ये लक्ष्मण झूला की जगह लेगा, क्योंकि लक्ष्मण झूला आज के टाइम पर यूज नहीं होता, बहुत पुराना हो गया है वो, है ना। तो इसीलिए अब लक्ष्मण झूला की जगह जो है इसको यूज किया जाएगा, बजरंग सेतु को। तो पहला वाला कथन जो है गलत है ना, ये हम लोगों ने देख लिया। जी हाँ, पहला वाला कथन गलत है कि ये विश्व का पहला नहीं है भैया। इससे पहले भी विश्व में कई बार कांच के सस्पेंशन ब्रिज बने हैं, बाकी सारे कथन ठीक थे, ठीक है। तो ये गलती मत करना, पहले देख लेना कि वो सही वाला पूछ रहा है ऑप्शन या गलत वाला पूछ रहा है। उसके बाद अगला क्या कहता है? अगला क्या कहता है कि किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी में आजीवन उपलब्धि यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए देश का सबसे ऊंचा सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 दिया गया है। और ये कैसे दिया गया है? मरणोपरांत दिया गया है, पोस्ट ह्यूमसली दिया गया है। यानी कि जिनको ये सम्मान दिया गया है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन साइंस की फील्ड का भारत में इससे ऊंचा पुरस्कार कोई है ही नहीं। और नाम क्या है? विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025। तो आइए देखते हैं कि ये किसे दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक बार नजर आप डाल लीजिए, है ना। डॉक्टर सुब्बाना अय्यप्पन, सेन कालोग याडेन, डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन या फिर जयंत विष्णु नार्लिकर। आइए सही आंसर ढूंढते हैं कि विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला है। तो दोस्तों, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 दिया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। देखो, पहले तो इनके नाम में विष्णु आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत एक ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि भाई जिसके नाम में विष्णु है उनको मिल रहा है विज्ञान रत्न पुरस्कार। और दूसरा कैसे याद रख सकते हो? नार्लिकर। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये कभी किसी विज्ञान की चीज को जो है ना नहीं करते थे। नहीं मतलब ना शब्द तो इनके डिक्शनरी में था ही नहीं कि किसी भी चीज को विज्ञान के क्षेत्र में मना नहीं करते थे, ठीक है। नाम था इनका जयंत विष्णु नार्लिकर। 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है इनको दे दिया गया है। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध खगोल भौतिकी यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स से था। किससे था? एस्ट्रोफिजिक्स से इनका संबंध था। और पुणे में एक संस्थान है दोस्तों, पुणे में एक संस्थान है जिसे कहा जाता है IUCAA। तो ये उसके संस्थापक निदेशक भी जो है वो भी रहे थे। मतलब इस संस्थान की स्थापना करने में इनकी बहुत बड़ा जो है योगदान है। और भारत में एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च यानी कि खगोल भौतिकी से संबंधित जो भी अनुसंधान है उसके क्षेत्र में पूरा योगदान इन्हीं का माना जाता है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, जिनको 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न क्या है? गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। तो क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, आपसे कभी यही पूछ ले कि भैया गुड गवर्नेंस डे कब बनता है? तो गुड गवर्नेंस डे जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्रिसमस डे वाला दिन होता है। तो ये जो है इनमें से कौन से पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में यानी कि कौन से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे के रूप में जो है इसको बनाया जाता है? तो सही आंसर उम्मीद करता हूं इसका बहुत लोगों को पता भी होगा कि स्वर्गवासी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के इनके जन्मदिन को हम भारत में गुड गवर्नेंस डे जो है सुशासन दिवस के नाम से जो है हम इसको मनाते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि गुड गवर्नेंस डे की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो 2014 से इस दिन को मनाया जा रहा है लगातार, ठीक है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था, ठीक है। ये इनकी जन्म की तिथि है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर कब से मनाया जा रहा है? 2014 से मनाया जा रहा है, ठीक है। और
अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं भारत के 3 बार जो है प्रधानमंत्री रहे हैं, इस बारे में भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला प्रश्न पूछता है कि एक चक्रवात है, एक साइक्लोन है जिसका नाम है मोचा। साइक्लोन है जिसका नाम है क्या? मोचा। तो ये जो साइक्लोन है जो बंगाल की खाड़ी में बना था, बे ऑफ बंगाल में बना था, तो इसका जो मोचा नाम है वो इनमें से कौन से देश ने रखा है ना? काफी चर्चा में रहा। आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर है दोस्तों यमन। यमन देश के, है ना, यमन, है ना, यमन। तो कैसे हम याद रख सकते हैं कि भैया मेरा जब मन होता है, मेरा जब मन हो, यमन से याद रखेंगे कि मेरा जब मन होता है मैं मजे कर लेता हूं, मेरा जब मन होता है मैं मौज मस्ती कर देता हूं। मोचा, मोचा मतलब मेरा मन है, मेरी इच्छा है, मैं मजे करूंगा, तो मैं अपने मन अनुसार जो है मजे करता हूं। तो यहां पर जो है मोचा नाम किसने रखा है? यमन ने। ठीक है। और मोचा बेसिकली क्या है? तो यमन देश के अंदर, यानी कि येमेन कंट्री के अंदर एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है जिसका नाम है मोचा। तो उसी बंदरगाह के नाम पर इस चक्रवात का नाम जो है मोचा रख दिया गया है। इस बारे में आपको अच्छी तरीके से दिमाग में याद रखना है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या बोलता है? अगला प्रश्न हमसे कहता है, हाल ही में भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इंडिया के 53 नंबर के चीफ जस्टिस इनमें से कौन बने हैं? ठीक है। तो नाम आपके सामने है, संजय करोल या सूर्यकांत, विक्रम नाथ या दीपांकर दत्ता। आपने जरूर सुना होगा दोस्तों इनका नाम। ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस सूर्यकांत, ये जो है भारत के 53 नंबर के, 53वें नंबर के जो है कौन बन गए हैं? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। इनका सरनेम हैवी है, सूर्यकांत, रजनीकांत जैसा टाइप का सरनेम है, तो हम याद रख सकते हैं हाल ही में ये बने हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने किस मुख्य न्यायाधीश का स्थान लिया है, किसकी जगह पर ये आए हैं? तो न्यायमूर्ति B.R. गवई, न्यायमूर्ति B.R. गवई। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि गवई जी के स्थान पर सूर्यकांत जी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है बनाए गए हैं। ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो कब तक का जो है डिसाइड किया गया है? फरवरी 2027 तक जो है इनका टेन्योर रहेगा, इनका कार्यकाल रहेगा। इस बारे में भी हमको याद रख लेना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे ये। 2019 में इनकी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री हुई थी। कहां से एंट्री हुई थी? हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट के जो है जज बने थे, वहां से आए थे। और एक चीज आपको और याद रख लेनी है कि जो भारत के चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, उनकी जो नियुक्ति होती है, वो किस आर्टिकल से संबंधित होती है? तो आर्टिकल नंबर 124(2). ठीक है। ये भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल 124(2) ये भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जो है हम लोग प्रस्थान करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? अगला प्रश्न हमसे पूछता है, इनमें से किस संगठन के द्वारा, इनमें से किस संगठन के द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जा रही है जिसका नाम रखा गया है ध्वनि। एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जा रही है जिसका नाम दोस्तों क्या रखा गया है? जिसका नाम रखा गया है ध्वनि। तो ध्वनि नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल इनमें से किसके द्वारा बनाई जा रही है? नाम देखकर तो हमेशा भावुक मत हो जाना कि भैया कभी भी कोई हथियार बन रहा होगा तो उसको डीआरडीओ ही बना रहा होगा, या हाल ही में धुरंधर मूवी देख के आए हो तो दाऊद को कैसे मारा, तो वो भी डीआरडीओ ने उसका इंतजाम किया था, है ना। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है, ध्वनि को किसने बनाया है। तो दोस्तों यहां पर भी आप अपने मन की सुन सकते हो, जो सही आंसर है वो डीआरडीओ ही है। डीआरडीओ के द्वारा ही जो है ध्वनि नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई गई है, और इसकी जो स्पीड है वो 6 मैक से ज्यादा है। 6 मैक से ज्यादा की स्पीड। मैक का मतलब जानते हो? यानी कि ध्वनि की रफ्तार से भी 6 गुना ज्यादा, 6 times more than the speed of sound। ये है दोस्तों ध्वनि नामक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जा रही है, पर खच्चे उड़ा देगी। ठीक है। यह तकनीक भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के साथ हाइपरसोनिक हथियार करने में शामिल कर लेगी। मतलब अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चाइना जैसे बड़े देशों के पास ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल है।
लेकिन अब भारत भी जो है उस रेस में आ जाएगा जैसे ही ध्वनि नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल बनकर रेडी हो जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई छोटी मोटी आम मिसाइल नहीं है, बहुत भविष्य के लिए जो है भारत का नाम रोशन करेगी। उसके बाद दोस्तों एक प्रश्न आता है, ये प्रश्न को इनडायरेक्टली डिजाइन किया गया है, मैं बताता हूं कैसे। देखिए लद्दाख लद्दाख में आप लोग एक साइंटिस्ट का नाम सुनते होंगे, सोनम वांगचुक, जिनको अभी हाल ही में काफी लंबे समय तक जो है नजरबंद करके उनको कैद करके रखा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है अब बेल करवा दी है कि बोले सरकार ने गलत तरीके से इनको कैद करके रखा था। तो लद्दाख के लिए जो है, लद्दाख के लिए डिमांड की जा रही है कि भारत के संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, जो 6th शेड्यूल है, ठीक है, उसमें लद्दाख को जो है शामिल किया जाए। ठीक है, ये एक पूरा प्रश्न है। ओके, अब प्रश्न करंट अफेयर्स में वो आपसे क्या पूछता है कि 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की बात तो हो रही है, लेकिन पहले आप ये बताओ कि संविधान में जब 6ठी अनुसूची को शामिल किया गया था तो वो कौन सी कमिटी की सिफारिश पे किया गया था। बहुत नेक्स्ट लेवल का प्रश्न आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, कि संविधान में 6ठी अनुसूची को किस कमिटी की सलाह पर शामिल किया गया था, क्योंकि 6ठी अनुसूची काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। बोर्दोलोई समिति, केलकर समिति, सरकारिया समिति या फिर वाजपेयी समिति। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो क्या है, बोर्दोलोई समिति। ठीक है, बोर्दोलोई समिति, बोर्दोलोई समिति, बोर्दोलोई समिति। कैसे याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ही युवराज सिंह ने एक छक्का लगाया तो बॉल जो है वो बॉर्डर पर जाके गिरी। युवराज सिंह बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते थे, तो जैसे ही युवराज सिंह ने एक लंबा छक्का लगाया तो बॉल जो है बॉर्डर के पास जाके गिरी। तो वहां से हम याद रख सकते हैं बोर्दोलोई समिति, और उनकी सिफारिश पर जो है संविधान में 6ठी अनुसूची को जो है बनाया गया था। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों आप सभी को। ठीक है, चलिए, तो इस बात को जो है आप लोग याद रखिएगा। और खास तौर पे जो 6ठी अनुसूची बनाई गई थी, ये जो उत्तर पूर्वी भारत है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और उसमें जो जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया, जैसे कि असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इन लोगों के लिए जो है बेसिकली बनाया गया था। और जब भी हम किसी राज्य को या किसी केंद्र शासित प्रदेश को 6ठी अनुसूची में शामिल कर लेते हैं तो उसको बहुत सारा संरक्षण प्राप्त हो जाता है। और लद्दाख में जो सरकार ये खदान वगैरह खुदवाने की बात करती रहती है, माइनिंग करवाने की बात करती रहती है, जिससे लद्दाख का पूरा एनवायरमेंट खराब हो जाएगा, तो उस चीज पर भी रोक लग जाएगी अगर लद्दाख 6ठी अनुसूची में शामिल हो जाता है तो। ठीक है, और बोर्दोलोई समिति जिसके सिफारिश पर 6ठी अनुसूची बनाई गई थी, तो बोर्दोलोई समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, गोपीनाथ बोर्दोलोई। तो इसको भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे आगे चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, फीफा ने हाल ही में 2026 में दोस्तों फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। और 3 देश मिलकर जो है इसकी मेजबानी करने वाले हैं, यूएसए के नीचे आने वाला मैक्सिको, और यूएसए के ऊपर आने वाला कनाडा। ठीक है, इन 3 नाम को रट लीजिए कि 3 देश मिलकर फीफा 2026 वर्ल्ड कप की जो है मेजबानी करेंगे। इस प्रश्न में पूछता है कि अब देखो 3 देश हैं तो 3 शुभंकर भी होंगे, यानी कि हर देश का अपना अपना मैस्कट है, अपना अपना शुभंकर है। तो वो ये पूछता है कि इनमें से 3 ऑप्शन तो सही हैं, लेकिन एक ऑप्शन इनमें से गलत है। तो आपको बताना है कि इसमें गलत वाला शुभंकर कौन सा है जो तीनों में से किसी भी देश का हिस्सा नहीं है। तो आइए दोस्तों सही उत्तर देखते हैं। इसका जो गलत वाला ऑप्शन दे रखा है वो जो है दोस्तों कौन सा है, लियो। वो कौन सा है, लियो। अब मैं आपको सही वाले जो है यहां पर याद करवा देता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख लीजिए कि एक मेपल नाम का शुभंकर बनाया गया है, मैस्कट बनाया गया है, जो कौन से देश का प्रतिनिधित्व करेगा, कनाडा का प्रतिनिधित्व करेगा, कनाडा को रिप्रेजेंट करेगा। एक बनाया गया है जायू, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिको को। और एक बनाया गया है क्लच, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अमेरिका। जैसे हार्दिक पांड्या को क्लच प्लेयर कहते हैं ना, कि मुसीबत के समय पर चल जाता है, ऐसी अमेरिका है। अमेरिका के ऊपर कितनी भी मुसीबत आ जाए, वो लोग इतने खतरनाक हैं, इतना खतरनाक देश है कि हमेशा क्लच कर देते हैं, मतलब मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है,
मैक्सिको में मैक्सिको जो भी व्यक्ति अमेरिका में गलत तरीके से घुस जाता है उसको कह देते हैं कि तू मैक्सिको में जा यू, ये तू जा रहे, तू मैक्सिको में वापस जा रहे, ठीक है ना। और कनाडा में हमको कैसे याद रखना है, कनाडा में मैपल है, मैपल लेबल कुछ भी आप याद रख लो, जैसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे कनाडा में बहुत सारे सरदार जी रहते हैं, बहुत सारे सिख रहते हैं, तो वो अपनी माँ को याद कर रहे हैं कि माँ मुझे पंजाब वापस आना है आपके पास, तो माँ को याद कर रहे हैं कनाडा में जितने भी सिख हैं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो माँ करके भी, ठीक है ना। लेकिन लियो नहीं है, ठीक है। और अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको तीनों देश का नाम याद रखना। फीफा 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए चलते हैं आगे। भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक यानी कि इंडिया का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक। दोस्तों आप लोगों ने ब्लड बैंक तो सुना होगा, लेकिन टिश्यू बैंक आज तक भारत में कभी भी बना ही नहीं था। ये भारत का पहला केंद्रीय स्तर का टिश्यू बैंक है जो मरीजों को टिश्यू या फिर हड्डी की उपलब्धता करवाएगा। अगर किसी भी पेशेंट को वो जल जाता है या उसकी कोई हड्डी टूट जाती है और नई हड्डी लगानी पड़ती है या नया टिश्यू लगाना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में जैसे ब्लड मंगवाते हैं ना, ऐसे ही यहां से जो है टिश्यू मंगवा लेंगे, ऊतक मंगवा लेंगे। तो ये पूछा जा रहा है कि इसका उद्घाटन कहां किया गया है, किस संस्थान के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो आइए देख लेते हैं। वैसे तो दिल्ली में ही होगा अगर केंद्रीय स्तर पर बनाया गया, तो ऑप्शन सी के साथ अपन चलते हैं, देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, ठीक है, नई दिल्ली में है। यहां पर भारत का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक जो है बनाया गया है, ठीक है। इससे जो है खर्चे वर्चे भी बहुत कम आएंगे, टिश्यू वगैरह की जरूरत अगर कभी पड़ती है तो। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है। भारत का पहला एआई से संचालित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, ताकि खास तौर पे जो धार्मिक जगह होती हैं और धार्मिक जगहों पर जहां पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और भीड़ के ऊपर भी हमको नजर रखना पड़ता है, भीड़ में कहीं कोई सुरक्षा को तोड़ तो नहीं रहा, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो एक हमने एआई के दम पर चलने वाला एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया है, यानी कि एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर धार्मिक जगहों के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है, कहां पर इसको लगाया गया है? केदारनाथ मंदिर, गोल्डन टेम्पल, तिरुमाला मंदिर, सोमनाथ मंदिर। वैसे तो इसका सही आंसर केदारनाथ मंदिर है, वहां पर श्रद्धालु बहुत आते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। आइए एक बार इसका सही आंसर देख लेते हैं। नो 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 नो, मैं मुझसे गलती हुई दोस्तों, मुझसे गलती हुई, मैं माफी चाहता हूं। इसका सही आंसर केदारनाथ नहीं है, इसका सही आंसर है दोस्तों तिरुमाला मंदिर, आंध्र प्रदेश। तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे। तिरुमाला मंदिर कैसे याद रख सकते हैं हम लोग? ऐसे याद रख सकते हैं कि एक व्यक्ति की सोने की माला मतलब एक व्यक्ति की गोल्ड की माला चोरी हो गई, तो हम एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस चोर को भीड़ में ढूंढ रहे हैं, ऐसे आप जो है इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न हमसे कहता है कि वो कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर सिस्टम की शुरुआत करेगा जिसमें क्लोज्ड फ्यूल साइकिल होगी। क्लोज्ड फ्यूल साइकिल का मतलब क्या है कि एक ही ईंधन को, मतलब परमाणु ईंधन है, तो परमाणु ऊर्जा के संबंध में क्लोज्ड फ्यूल साइकिल क्या होती है? तो क्लोज्ड फ्यूल साइकिल का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब मैं एक ही ईंधन को बार बार उपयोग कर सकूं, जिससे क्या होगा, जिससे लागत भी कम लगेगी और जिससे प्रदूषण भी कम होगा, ठीक है। न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में जो है इसको बोला जा रहा है, ठीक। अच्छा, बंद ईंधन चक्र वाली एक जो है प्रणाली, तो बार बार सेम ईंधन यूज होता रहेगा और जो है खर्चा भी बचेगा, प्रदूषण भी बचेगा। तो ये किसने करके दिखाया है पूरे विश्व में ऐसा? तो ये काम दोस्तों करके दिखाया है रूस ने। किसने करके दिखाया है? ये काम करके दिखाया है रूस ने, ना भारत, ना यूएसए, ना चाइना, रूस ने इस काम को करके दिखाया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, बस इस बारे में आप याद रखना। और 95% वापस
जो ईंधन है उसका उपयोग हो जाएगा, यानी कि 5% लॉस हो जाएगा, लेकिन 95% सेम परमाणु ईंधन को वापस यूज करके जो है उससे ऊर्जा बनाई जा सकती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि जब भी हम परमाणु ऊर्जा बनाते हैं तो उससे रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत निकलता है ना, रेडियो एक्टिव कचरा बहुत निकलता है, जिससे जो बहुत हानिकारक होता है। लेकिन जब हम एक ही ईंधन को बार बार यूज करते रहेंगे तो उसकी वजह से रेडियो एक्टिव कचरा भी बहुत कम निकलेगा, जो कि भविष्य में सतत विकास या सतत ऊर्जा के सेक्टर में, सस्टेनेबल एनर्जी के सेक्टर में बहुत अच्छी बात है। चलते हैं, एक मैच द फॉलोइंग टाइप का प्रश्न आया है जो आयोग का बहुत फेवरेट है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं। यहां पर आपको मोबाइल ऐप के मतलब बेसिकली एप्लीकेशंस के नाम दे रखे हैं। यूनिट 9 में ऐसा प्रश्न काफी बनता है, जैसे कि ये एकीनेट ऐप है, ई सेहत ऐप है, जागृति ऐप है, सारथी ऐप है। जैसे एकीनेट तो हमने काफी बार पढ़ा है, आपने भी सुना होगा। एकीनेट का संबंध जो है भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है। तो जो ए वाला है वो तो 2 से मैच करता ही करता है। अब आप यहां पर देख लो कि ए वाला, अच्छा इसमें एक समस्या क्या हो गई है, ऊपर ए बी सी डी नहीं लिखा, तो मैं लिख देता हूं, जैसे कि ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी। तो आप यहां पर देख लो कि ए वाला किससे मैच होना चाहिए, 2 से। तो कहां पर ऐसा हो रहा है कि ए वाला 2 से मैच हो रहा है, यहां ए 1 से मैच हो रहा है, यहां ए 4 से मैच हो रहा है, यहां ए 2 से मैच हो रहा है और यहां ए 3 से मैच हो रहा है। तो उस हिसाब से तो केवल एक ही ऑप्शन को पता करने से हमारा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, 2 1 3 4। बाकी देख लेते हैं क्या है। जी हां, एक ही ऑप्शन को पहचानने से यहां पर सॉल्व हो गया। तो ऐसे मैं कहता हूं कि अगर मैच द फॉलोइंग का प्रश्न आया है, सही युग्म मिलाइए, मैच द फॉलोइंग का अगर प्रश्न आया है एमपीपीएससी में, तो और आप उसको भी गलत करके आ जाते हो, तो भैया उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको अपने माथे लेनी चाहिए कि आपने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। क्योंकि मैच द फॉलोइंग में एलिमिनेशन करके आप सही आंसर तक बहुत सरलता से जो है दोस्तों पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो 2 1 3 4। आइए एक बार सही देख लेते हैं कि जो एकीनेट ऐप है वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है। ई का मतलब इलेक्शन, सी का मतलब कमीशन, आई का मतलब इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। उसके बाद जो ई सेहत ऐप है ना, ई सेहत ऐप, तो ई सेहत ऐप किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर का टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म से। तो जम्मू कश्मीर आप याद रख सकते हैं, ई सेहत, ई सेहत, कि भैया वहां पर जम्मू कश्मीर में लोग बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। अगर उनको कभी बीमारी हो गई तो वहां पर डॉक्टर जाके उनका इलाज करने से भी डर रहे हैं। तो इसीलिए ई सेहत ऐप बना दिया है ताकि यहीं से ऑनलाइन जो है उनका इलाज कर दिया जाए। ऐसे कुछ आप करके याद रख लो, ठीक है। उसके बाद एक है जागृति ऐप। जागृति ऐप, जागृति ऐप किससे संबंधित है, जागृति ऐप जो है उपभोक्ता मामलों के विभाग से संबंधित है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अवेयर। तो नाम में ही है जागृति, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, ग्राहकों को जागरूक करना कि भैया जागो और अपने अधिकार पहचानो, ताकि कोई भी दुकानदार आपके साथ धोखाधड़ी ना कर सके। उसके बाद सारथी 2.0 ऐप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है दोस्तों किसने बनाया है, सारथी 2.0 ऐप को जो है सेबी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ताकि अगर किसी इन्वेस्टर, किसी निवेशक की कोई समस्या है, कोई मसला है, उसको इस ऐप के बारे में जो है सुना जा सके और उसको सॉल्व किया जा सके। सारथी 2.0 ऐप, ठीक है, किसका संबंध में है, ये सेबी के संबंध में है। इसको जो है आपको अच्छी तरीके से यहां पे याद रखना है। फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एक प्रकाशन किया गया, एक पब्लिकेशन किया गया जिसका नाम है चिल्ड्रन इन इंडिया 2025। ये एक तरीके की रिपोर्ट जो है, आप इसको समझ लो, और ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट को बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने लॉन्च किया है, यानी कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा साक्षात इसको लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट का नाम क्या है, चिल्ड्रन इन इंडिया 2025, 2025 में बच्चे, है ना, ऐसा मतलब अंग्रेजी में बनाया गया उसको। तो ये क्या बताता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2011 में जो शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 44 था, वो 2023 में आते आते 44 से कितना कम हो गया है, ये आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है ना।
और ये बाकायदा ऑफिशियल रिपोर्ट में आया है कि 2011 में शिशु मृत्यु दर 44 था, 2023 में कितना हो गया ये बताइए। 20 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 28 हो गया। देखो 20-15 तो नहीं कर पाए होंगे, वो तो बहुत कम हो गया है ना, अभी इतना पहुंचने में काफी मेहनत लगेगी। 25 या 28 में से कुछ जो है रहा होगा। तो जी हाँ, जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? जो सही आंसर है वो है 25। 2011 में भारत में शिशु मृत्यु दर था 44 और 2023 में आते आते भारत का जो शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो कितना हो गया है? 25 हो गया है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और शिशु मृत्यु दर के साथ साथ एक और चीज होती है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका 5 साल की उम्र से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो हमने उस दर को भी, उस रेट को भी कितना कर दिया है? वो आज के टाइम पे भारत में 29 है, यानी कि 1000 बच्चों में से केवल और केवल 29 ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र से पहले जो लोग जो है जिंदा नहीं बच पाते हैं। तो ये 29 वाला भी फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है और ये 25 वाला शिशु मृत्यु दर को भी आपको अच्छे से जो है याद रखना है। ठीक है, एक बात आप और देख लीजिए, रिपोर्ट के अनुसार केरल जैसे जो राज्य हैं वहां पर शिशु मृत्यु दर तो सोचो कितना कम हो गया है, 5 हो गया भाई। केरल में शिशु मृत्यु दर 5 के आसपास पहुंच गया, कितनी बड़ी बात है। जबकि मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में तो अभी भी 37 है, मतलब भारत में हो गया 25, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लगभग 37 के आसपास है, जो कि बहुत खराब परिस्थिति को जो है दोस्तों यहां पर दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 373 का क्या कहता है प्रश्न? ये प्रश्न कहता है, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली के द्वारा हाल ही में उद्घाटन किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है, एक जो है सिस्टम बनाया गया है, एक प्रणाली तैयार की गई है जिसका नाम रखा गया है सोडार। सोडार का देखो आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है यूनिट नंबर 7 के अंदर। एस का मतलब है साउंड, फिर है डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोडार नाम का एक सिस्टम जो है तैयार किया है भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। ठीक है, मतलब बेसिकली उन्होंने उद्घाटन किया, तैयार नहीं किया, लेकिन प्रश्न में वो ये पूछ रहा है कि भैया किसी ना किसी संस्थान ने इसको डिजाइन किया होगा या और इसको तैयार किया होगा। तो आप सीधा सा ये बताओ कि उद्घाटन किया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, किसका? सोडार का। परंतु इस सोडार तकनीक को बनाया किसने है? तो ये नीचे ऑप्शंस हैं यहां पर काफी सारे संस्थानों के, हमें इसमें से सही संस्थान जो है पता करना है। इसमें से एक ऑप्शन में तो भोपाल का भी है, CISR भोपाल। अगर इसका ऑप्शन नंबर डी हुआ फिर तो ये MPPSC की नजरिए से बहुत ज्यादा कीमती होने वाला है। जी हां दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी ही है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि भोपाल में जो CSIR का जो संस्थान है उनके द्वारा इस तकनीक को तैयार किया गया है। केवल फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, और ये बेसिकली करता क्या है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, जो हमारा वायुमंडल है, तो उसकी जो निचली परत है यानी कि लोअर लेयर्स, उनको स्टडी करने में जो है ये मदद करता है। ठीक है, CISR भोपाल के द्वारा जो है इसको तैयार किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न संबंधित है एशिया कप 2025 जिसको इंडिया जीता था, किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था ना इसमें, तो इंडिया जो है जीत गया था पाकिस्तान को हरा के। तो उसके संबंध में यहाँ पे कथन दे रखे हैं और हमको जो है सत्य कथन को जो है चॉइस करनी है कि सही ट्रू स्टेटमेंट इनमें से क्या है। तो कौन कौन से कथन है कि जो फाइनल का मैच है वो दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्यों सही बात है? वो इसीलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच कभी भी भारत में तो खेले नहीं जाते, तो ये दुबई में जो है इसका आयोजन हुआ था। सही लग रहा है ये पहला वाला कथन। उसके बाद तिलक वर्मा ने जो है फाइनल के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जीता था। जी हाँ, क्योंकि तिलक वर्मा ने बहुत तगड़ा जो है अपना प्रदर्शन किया था इस मैच में। बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या कहता है कि फाइनल मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। यह भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लग रहा है ये भी। इंडिया ने अभी तक 9 एशिया कप जो है जीत लिए हैं दोस्तों, मुझे तो ये भी सही लग रहा है। तो उस नजरिए से मुझे तो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है इसमें। 1 2 3 4 और हर कथन से आपको फैक्ट प्राप्त हो रहा है कि भारत ने आज तक कितने एशिया कप जीते हैं? 9 बार जीते हैं। पाकिस्तान को फाइनल में कितने विकेट से हराया? 5 विकेट से हराया। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? तिलक वर्मा बना।
मैच कहां खेला गया? दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में। टूर्नामेंट का नाम क्या था? एशिया कप 2025। आइए देख लेते हैं क्या है। जी हां, बिल्कुल सही लिखा है, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, सारे के सारे कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब था हमारा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है? अगले प्रश्न में कहते हैं कि आईआईटी बॉम्बे इज प्रिपेयरिंग टू एडवांस इंडिया इन द स्पेस रेस विद इट्स एम्बिशियस। मतलब क्या बोला जा रहा है कि आईआईटी बॉम्बे कुछ ऐसा बना रहा है जिससे भारत जो है पूरे विश्व में अंतरिक्ष की दौड़ में काफी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो ये चीज तैयार की जा रही है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि दो ऐसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए जो दुनिया के सबसे दो मतलब जो जिनके पास दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेस टेलीस्कोप हो। मतलब कहने का उद्देश्य क्या है कि जब भी हमें स्पेस में, अंतरिक्ष में कोई भी टेलीस्कोप भेजना होता है तो हम उसे किसी ना किसी सैटेलाइट के माध्यम से ही जो है भेजते हैं। तो इस मिशन के तहत, जो मिशन आईआईटी बॉम्बे प्लान कर रहा है, इस मिशन के तहत दो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा जिसके अंदर बहुत तगड़े, पूरे विश्व में सबसे तगड़े टेलीस्कोप में से एक होगा। तो इसका मिशन का नाम क्या रखा गया है? भास्कर मिशन, आकाश मिशन, दक्ष मिशन या फिर चित्रा मिशन। आइए देखते हैं आईआईटी बॉम्बे क्या ऐसी चीज बना रहा है जो भारत को इतना आगे लेके जाएगा। तो दोस्तों नाम क्या निकल के आता है? नाम निकल के आता है आईआईटी बॉम्बे का दक्ष मिशन। ठीक है, तो इसमें आपसे वो पूछ भी सकता है कि आईआईटी बॉम्बे का जो दक्ष मिशन है ये किससे संबंधित है? क्या ये किसी डिफेंस के क्षेत्र से संबंधित है, अंतरिक्ष के क्षेत्र से संबंधित है, रोबोटिक्स के क्षेत्र से संबंधित है? अगर रोबोटिक्स ऑप्शन में आ गया तो भी व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है ना, तो ये अंतरिक्ष के जो है क्षेत्र से संबंधित है, रिलेटेड टू स्पेस। इस बात को हमको विशेष रूप से जो है यहाँ पे ध्यान देना है। इस मिशन के तहत टोटल कितने उपग्रह होंगे? टोटल कितनी सैटेलाइट जो है इस मिशन के अंदर होंगी? तो टोटल 2 सैटेलाइट इस मिशन के अंदर होंगी। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा मंत्रालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंत्रालय है दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इन्होंने हाल ही में एक फैसला लिया है कि भारत देश के अंदर मानसिक स्वास्थ्य काफी बढ़ी हुई जो है समस्या है। तो हमें मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जो है बातें लोगों को बतानी चाहिए, समझानी चाहिए। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एम्बेसडर, कोई राजदूत, कोई चेहरा नियुक्त करना पड़ेगा इस पहल के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इनमें से जो है दोस्तों दीपिका पादुकोण को भारत का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। इस बात को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमको एक और यहां पर प्रश्न देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किया गया है? आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है निम्नलिखित में से किसे? पी वासुदेवन, शिरीष चंद्र मुर्मू, आर लक्ष्मीकांत राव या इनमें से कोई भी नहीं है? तो आइए सही उत्तर को पता करते हैं। भारत के हाल ही में जो नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं उनका नाम है शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू, इनको हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर जो है बनाया गया है। 9 अक्टूबर 2025 से 3 वर्ष की इनकी अवधि जो है शुरू हो रही है। तो इनका जो टेन्योर है दोस्तों वो कितना है? वो 3 वर्ष का टेन्योर है। 3 इयर्स की जो है इनकी पूरी समय अवधि है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले ये आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं। और अब ये कौन से पद पर बैठे हैं? अब ये दोस्तों विराजमान हुए हैं डिप्टी गवर्नर के पद पर। इससे पहले जो है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अच्छा, ये डिप्टी गवर्नर के रूप में दोस्तों किसका स्थान लेंगे? तो ये आ रहे हैं एम राजेश्वर राव के स्थान पर। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न आपसे इंडियन इकोनॉमी यूनिट नंबर 6 में पूछ सकता है कि भैया आरबीआई में टोटल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो आरबीआई में टोटल जो है दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
जिनमें से एक डिप्टी गवर्नर का जो पद होता है उसको इंटरनल अपॉइंटमेंट यानी कि आरबीआई के अपने खुद के ही कर्मचारी के प्रमोशन के माध्यम से भरा जाता है। ठीक है, तो टोटल 4 डिप्टी गवर्नर के पद होते हैं, उनमें से एक पद ऐसा होता है जिसको अंदर ही अंदर इंटरनली प्रमोशन के माध्यम से जो है भरा जाता है। तो शिरीष चंद्र मुर्मू जी इंटरनल अपॉइंटमेंट यानी कि आंतरिक नियुक्ति के दम पर ही जो है ये बने हैं। ठीक है, इतनी बात हम सभी को क्लियर हो गई। बहुत सारे फैक्ट हमने एक ही जगह पर आपको बता दिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी मैगजीन आप उठा लीजिए करंट अफेयर की, आपको एक्सप्लेनेशन तो पहली बात उसमें मिलेगा नहीं, और सिर्फ आंसर के दम पर हम बहुत कुछ जानकारी उसके बारे में प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक आपातकालीन उपाय, एक इमरजेंसी सॉल्यूशन के रूप में क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेनफॉल, कृत्रिम वर्षा करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब देखो भैया, यहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कहां है? यहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में। ठीक है, और दिल्ली ने क्या किया है, दिल्ली ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर जो है आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाने का प्रयास किया है, ताकि बारिश नहीं भी हो रही है तो भी हम बारिश करवा दें केमिकल्स के माध्यम से। ठीक है, और प्रदूषण में थोड़ी सी राहत जो है मिल जाए। तो दिल्ली और आईआईटी कानपुर जो है, आपको ये दोनों शब्द अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है कि हाल ही में एक नया विधेयक, एक नया बिल जो है पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा दिसंबर 2025 में। इस बिल का नाम है दोस्तों शांति बिल। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शांति बिल का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। तो शांति बिल का संबंध दोस्तों कोयला ऊर्जा से है, या नवीकरणीय ऊर्जा से है, तेल एवं गैस से है, या परमाणु ऊर्जा से है? तो शांति तभी चाहिए होती है जब आसपास बहुत ज्यादा तबाही मच रही हो, और सबसे ज्यादा तबाही दोस्तों किससे मचती है? सबसे ज्यादा तबाही मचती है न्यूक्लियर एनर्जी से। ठीक है, तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि शांति बिल का जो संबंध है दोस्तों वो किस ऊर्जा से है? शांति बिल का संबंध है दोस्तों आपकी परमाणु ऊर्जा से। ठीक है, लेकिन ये कोई परमाणु हथियार की बात नहीं है, बस आपको शांति बिल और परमाणु ऊर्जा याद रखना है। मैं आपको बता देता हूं बेसिकली क्या है। शांति बिल का जो टारगेट है वो ये है कि भारत अपनी न्यूक्लियर एनर्जी में सुधार करना चाहता है। भारत की जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो अभी कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो भारत जो है अपनी न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता में, अपनी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी में या कैपेबिलिटी में सुधार करना चाहता है, और उसके लिए जो है शांति बिल 2025 संसद के द्वारा जो है पास किया गया है। ये बेसिकली क्या है कि अब परमाणु क्षेत्र में ना प्राइवेट लोगों का भी पार्टिसिपेशन करवाया जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या था कि जो परमाणु ऊर्जा थी वो केवल सरकार तक ही सीमित थी, केवल गवर्नमेंट तक सीमित थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। क्योंकि लक्ष्य क्या है, ये आपसे इकोनॉमी में पूछ सकता है। भारत 2047 तक 100 गीगावाट ऊर्जा केवल और केवल परमाणु ऊर्जा से बनाना चाहता है। भारत 2047 तक कितनी गीगावाट ऊर्जा केवल और केवल परमाणु ऊर्जा से बनाना चाहता है? 100 गीगावाट ऊर्जा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार फैक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कहता है कि ज़ुबिन गर्ग जिनका हाल ही में जो है देहांत हो गया था सिंगापुर के अंदर, तो ज़ुबिन गर्ग का संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से था? काफी पॉपुलर न्यूज रही, आपको लगभग पता ही होगा, है ना। तो नाम है इनका ज़ुबिन गर्ग, और क्षेत्र कौन सा है? सिंगर। जब इनकी खबर आई थी तो बहुत सारे लोगों ने, जो ज़ुबिन गर्ग को नहीं जानते थे, उन्होंने ज़ुबिन नौटियाल से जोड़ दिया कि भैया ज़ुबिन नहीं रहे, मतलब ज़ुबिन नौटियाल नहीं रहे, है ना। तो ऐसा नहीं है, ज़ुबिन गर्ग नहीं रहे। ठीक है, ज़ुबिन गर्ग का जो संबंध है वो दोस्तों किससे है? वो सिंगिंग के क्षेत्र से है। और आपने एक मूवी भी आई थी गैंगस्टर मूवी, शायद कंगना रनौत थी इस मूवी में, या इमरान हाशमी थे। तो गैंगस्टर मूवी थी, तो गैंगस्टर मूवी में एक बड़ा फेमस गाना हुआ था या अली, तो ये जो है ज़ुबिन गर्ग के द्वारा जो है गाया गया था, काफी ज्यादा पॉपुलर थे। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा फेमस थे, और वहां के लोकल लैंग्वेज में भी जो है इनके काफी ज्यादा गाने वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा चलते हैं दोस्तों आगे। अगला प्रश्न क्या है
कथन वाला प्रश्न है, ध्यान से हमको देखना पड़ेगा। और एक बात सोच लीजिए, पहले ये पढ़ लो कि सही वाला कथन पहचानना है या गलत वाला, क्योंकि जैसे ही पता है, जैसे ही कथन वाला प्रश्न आता है व्यक्ति टूट के पड़ता है, अरे अरे सही वाला ढूंढता हूं कौन सा है। अरे सुन तो लो कि वो सही वाला पूछ रहा है या गलत वाला पूछ रहा है। पहला प्रश्न क्या है, वो ये पूछता है, वो ये बोलता है कि इंडियन आर्मी के द्वारा एक एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसका टेस्टिंग की गई और उसके संबंध में एक अभ्यास का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में, और उस आयोजन का नाम रखा गया कोल्ड स्टार्ट। ये बेसिकली भारतीय सेना के द्वारा एक अभ्यास था जिसमें उन्होंने टेस्ट किया कि भैया जो उनका एंटी ड्रोन सिस्टम है वो कितना बढ़िया काम कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ और नाम था इसका कोल्ड स्टार्ट। एक कथन तो ये हो गया। दूसरा कथन है कोंकण 2025 नामक एक अभ्यास है, एक एक्सरसाइज है जो भारत और यूके दोनों की नौसेना के बीच में जो है की गई। एक कथन ये है। तीसरा कथन क्या है कि इंडियन आर्मी ने ड्रोन कवच नामक अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया। ठीक है, तो ड्रोन कवच अरुणाचल प्रदेश, कोंकण 2025। कोंकण तो नाम का तट भी है, कोंकण तट जिसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट, तो वहां पर भारत और यूके की नौसेना। और मध्य प्रदेश में कोल्ड स्टार्ट नामक एक अभ्यास जिसमें भारतीय सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम को जो है चेक किया। तीनों ही कथन मुझे सही लग रहे हैं, तो उस हिसाब से ये गलत वाला पूछ रहा है ना, तो गलत वाला तो फिर कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस। गलत वाला तो इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि तीनों ही कथन जो है सही लग रहे हैं। तो आइए सही ऑप्शन देख लेते हैं इसका। जी हाँ, बिल्कुल सही, तीनों के तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। कोल्ड स्टार्ट को याद रखिए, कोल्ड स्टार्ट का संबंध मध्य प्रदेश से है भारतीय सेना के द्वारा, कोंकण का भारत और यूके, और ड्रोन कवच का अरुणाचल प्रदेश के साथ। तीनों कथन सही है। और गलत ढूंढने के लिए कहा था तो गलत कुछ है नहीं, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक टाइफून है जिसका नाम है बुआलोई। टाइफून का नाम है बुआलोई। ठीक है, तो देखो टाइफून भी आप बोल सकते हो, टाइफून भी आप बोल सकते हो, टाइफून के साथ साथ साइक्लोन भी जो है दोस्तों बोला जाता है। साइक्लोन के साथ साथ जो है इसको विली विली भी बोला जाता है। और साथ ही साथ आप अमेरिका के क्षेत्र में चले जाओगे तो इसको हरिकेन नाम से भी जो है जाना जाता है। 4 नाम होते हैं, चाहे कुछ भी नाम जो है ले लिया जाए। तो टाइफून बुलोई जिसने बहुत ही ज्यादा जो है तहलका मचाया, ये किस देश के पास या किस देश में जो है आया था, चीन, कंबोडिया, जॉर्डन या वियतनाम। तो आइए आंसर देख लेते हैं। टाइफून बुआलोई दोस्तों कहां पर आया था, तो बुआ कहां पर गई थी, तो बुआ जो है वियतनाम गई थी, है ना। बुआ जो है तूफान के बराबर होती है ना। और बुआ कहां गई थी, बुआ वियतनाम गई थी। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, टाइफून बुलोई। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। और हमने याद रखना मोचा, मोचा नाम किसने रखा था बताओ जरा, यमन ने, कि जब मेरा मन करेगा तब मैं मौज करूंगा, है ना। तो यमन ने नाम रखा मोचा। यमन में एक बंदरगाह है मोचा नाम का, वो भी हमने आज देखा था, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है ना। जैसे ही आप 2024 सुनते हो आपकी आत्मा जो है वो 10 बार ऊपर से लेकर नीचे कूद जाती है ना, कि बोले सर 2024 का प्रश्न कहां से आ गया, चलो आपको लटकाते हैं। तो भाई एक बात मेरी ये सुन लो, कुछ अवार्ड, कुछ पुरस्कार और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 2-2 साल की, 1-1 साल की पेंडिंग होती हैं और जो 26 में आके दी जाती हैं। ठीक है, इसीलिए अपनी छाती और अपनी आत्मा दोनों को जो है आप आराम दीजिए और बिना चिंता के इसको सुनिए कि सरस्वती सम्मान 2024 जो कि 34वें नंबर का सरस्वती सम्मान था, जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है दिया जाता है। तो ये सम्मान किसे दिया गया आपकी बार, तो ये सम्मान जो है दोस्तों किसे दिया गया। ठीक है, यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो आइए सही आंसर पता करते हैं कि सरस्वती सम्मान जो है किसे मिला है। साहित्य के क्षेत्र में जो है दोस्तों ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, है ना। साहित्य के क्षेत्र में जो है इसको हम देते हैं। तो किसे मिला है सरस्वती सम्मान 2024, तो ये जो है दोस्तों मिला है महोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी। महोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है।
एक बात हम आपको बता दें कि ये जो महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, यानी कि ये एक संस्कृत के जाने माने विद्वान हैं, स्कॉलर हैं। इस बात को याद रखना है। और भारत में जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है वो जो है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में है ना, साहित्य में ये भाषाएं वगैरह भी आ जाती हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर की फील्ड में जो अच्छा योगदान देता है उसको सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और अब की बार किसे मिला? 2024 वाला महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को जो है ये अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि विच स्टेट हैज स्टार्टेड इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड यानी कि ई बॉन्ड सिस्टम फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल स्टैंप पेपर बॉन्ड। मतलब क्या कहा गया है कि वो कौन सा राज्य है जिसने आयात और निर्यात के लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, कागजों पर स्टैंप वगैरह लगवाने पड़ते थे, तो उस सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है और आयात निर्यात के संबंध में ई बॉन्ड की शुरुआत कर दी है। अब आपको बताना है कि भैया किस राज्य ने ऐसी करी है। तो भैया जो राज्य आयात इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है उसने किया होगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत भारी मात्रा में दोस्तों कहां पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। तो महाराष्ट्र जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जो है थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, कहने की बात यह है। चलते हैं दोस्तों आगे। यहां पर प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किसे पुनः मतलब वापस से एक बार फिर इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी आईपीसी का प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष बना दिया, मतलब वापस से बना दिया, पहले भी थे और फिर से बना दिया है। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों ये पैरालंपिक समिति से संबंधित है इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर शामिल कर लिया है। तो नाम क्या है इनका? नाम भी मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, नाम देखते हैं, इनका सही नाम क्या है? एंड्रयू पार्सन। ठीक है, एंड्रयू पार्सन। याद कैसे रखेंगे? याद करने की ट्रिक दोस्तों बहुत सरल है। ये परसों भी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के सदस्य अध्यक्ष थे, और परसों भी थे और आज भी हैं। ठीक है, पार्सन, तो पार्सन से हम याद रखेंगे परसों। ये परसों भी जो है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, और आज भी ये इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। ऐसे हम इसको याद रखेंगे। और ये 2017 से इस पद पर बने हुए हैं, मतलब कोविड के पहले, और कोविड के पहले से जो जहां बना हुआ है वो आज भी वहीं मौजूद है, पक्का बन चुका है वो व्यक्ति। तो 2017 से जो है ये मौजूद है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड जो है लद्दाख में तैयार कर दिया है, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची ऐसी सड़क जहां पर मोटर वाहन चल सकते हैं उसको तैयार कर दिया है लद्दाख में 19,400 फीट की ऊंचाई पर। और बीआरओ ने अपना खुद का ही पिछला रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। ठीक है, तो कौन से प्रोजेक्ट के तहत इस दुनिया की सबसे ऊंची रोड को तैयार किया गया? कौन से प्रोजेक्ट के तहत दुनिया की इस सबसे ऊंची मोटरेबल रोड को तैयार किया गया जहां पर मोटर वाहन चल सकते हैं? तो दोस्तों प्रोजेक्ट का नाम क्या है? आइए प्रोजेक्ट का नाम देख लेते हैं। मुझे ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, प्रोजेक्ट हिमांक, है ना, हिमाचल जैसा कुछ साउंड कर रहा है। आइए देख लेते हैं। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? इसका सही आंसर है प्रोजेक्ट हिमांक। तो बीआरओ ने अपने प्रोजेक्ट हिमांक के तहत जो है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बना दी है जिसमें मोटर वाहन चल सकते हैं। और इसका जो है नाम क्या है? मिगला पास। क्या नाम है दोस्तों? मिगला पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट हिमांक के अंदर इस मिगला पास को जो है तैयार किया गया। ऊंचाई है लगभग 19,000 फीट, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, 19,400 फीट के आसपास है लगभग ऊंचाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या पूछता है कि 2025 में नोबेल प्राइज मिला है कौन से क्षेत्र में? फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में 2025 का नोबेल प्राइज मिला है। टोटल दोस्तों 3 लोगों को मिला है। टोटल 3 लोगों को जो है ये पुरस्कार मिला है नोबेल वाला, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। तो इनमें से कह रहा है, इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो उन 3 में शामिल नहीं है, आपको उसका नाम पहचानना है ना। तो आइए पहचानते हैं। वैसे तो ऑप्शन बी महसूस हो रहा है, लेकिन चलते हैं देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ही है। मेरे पास कोई
दूसरी यहाँ पे किताब नहीं रखी है, मैं बस नोट्स बनाता हूं, सीधे आपको डायरेक्टली पढ़ाने बैठता हूं, लेकिन जब बना रहे होते हैं नोट्स तब उसमें याद रह जाता है, ये कोई जादू नहीं है। बैन डेनिसन है ना, बा डेनिसन, बा डेनिसन है ना, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। बा मतलब कहते हैं वो अपन सीरियल वगैरह देखते थे ना, बा होती थी उसमें बूढ़ी बूढ़ी सी अम्मा होती थी, बा शायद गुजराती में बा कहते हैं। तो भैया जो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, बा हो चुका है, तो उसकी आराम करने की उम्र है, नोबेल प्राइज वगैरह लेके वो क्या करेगा, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, टोटल 3 लोगों को जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। नाम क्या क्या है, क्योंकि फील्ड ये काफी इंपॉर्टेंट है मेडिसिन वाली। नाम क्या क्या है देखो, एक नाम याद रख लो, मैरी, मैरी यानी कि शादी करनी है। ठीक है, मैरी यानी कि शादी करनी है। ठीक है, अच्छा, गुची, गुची का जो है परफ्यूम लगाना है, शादी तभी करेंगे जब गुची का परफ्यूम लगाने का मौका मिलेगा। ठीक है, और जो है शादी में फ्राइड राइस मिलेंगे, फ्राइड राइस मिलेंगे, और दूल्हे की एंट्री जो है भगवान श्री राम के किसी गाने पर होगी। ये पूरा शादी का प्लान बनाया गया है, और इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि मैरिज होगी, शादी होगी, और शादी तभी होगी जब अपने मन की बात होगी, और अपने मन की बात क्या है, गुची का परफ्यूम हमको लगाना है, शादी में फ्राइड राइस मिलेंगे, और दूल्हे की एंट्री जो है भगवान श्री राम की ट्यून पर होगी, ताकि दूल्हे को एक अच्छी जो है इज्जत जो है महसूस हो। तो इस तरीके से आप 3 लोगों के नाम याद रख सकते हैं, और बा जो है बूढ़ी हो गई हैं, तो उनको तो अभी हम नहीं दे रहे नोबेल प्राइज। ठीक है, अच्छा, इतनी चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बाकी इसमें और आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जिनका हाल ही में देहांत हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? आइए पता करते हैं। साहित्य, चित्रकला, म्यूजिक या डांस? तो दोस्तों जो सही आंसर है, पंडित छन्नूलाल मिश्रा का जो संबंध था वो था दोस्तों म्यूजिक यानी कि संगीत के क्षेत्र से जो है इनका संबंध था। 2 अक्टूबर 2025 को जो है इनका निधन हो गया। ये जो है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक होते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, और उनके भी अलग अलग घराने होते हैं, तो ये बनारस घराने के जो है उससे ताल्लुकात रखते थे। ठीक है, विशेष रूप से किस तरीके की गाने की इनकी शैली थी? तो अलग अलग शैलियां हैं गाने की, जैसे कि ठुमरी है, ख्याल है, दादरा, चैती, कजरी, भजन, इस टाइप की शैली में जो है गाना गाते थे, और बहुत ही काबिल व्यक्ति। और इनकी काबिलियत का भी हम आपको एक नमूना दिखा देते हैं। 2010 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 10 साल बाद 2020 में इनको पद्म विभूषण से जो है दोस्तों सम्मानित किया गया था। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 10-10 साल का गैप है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा 2010 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण। ठीक है, अच्छा, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कहता है कि दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया NH45 का एक विशेष वन्य जीव सुरक्षित मार्ग मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? यानी कि NH45 से संबंधित एक स्पेशल मार्ग बनाया गया है, जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेफ स्ट्रेच कह रहे हैं, मतलब जो वन्य जीवों के लिए बहुत सुरक्षित मार्ग है। तो ये जो है मध्य प्रदेश के कौन से टाइगर रिजर्व से होकर निकलता है? तो नवगठित टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ना, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होकर NH45 का ये स्पेशल वन्यजीव सुरक्षित मार्ग वाइल्ड लाइफ सेफ स्ट्रेच जो है होकर गुजरता है मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, अच्छा, ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ये नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य के कुछ हिस्सों को शामिल करके जो है बनाया गया था। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, और ये रास्ता हम क्यों बना रहे हैं? ये रास्ता हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जानवरों के बीच में और उस रास्ते से निकलने वाले जो वाहन वगैरह हैं उनको जब वो टकराते थे और जो सड़क दुर्घटना होती थी, तो उसी दुर्घटना को जो है कम करना और एक सुरक्षित मार्ग जो है तैयार करना। ठीक है, जो वन्य जीवों के लिए सुरक्षित रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जो 2027 की जनगणना होने वाली है, 2027 का जो सेंसस होने वाला है, उसके बारे में एक यूनिक पॉइंट बताइए कि प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक है, तो देखो ये इसमें तो सरल आंसर है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी पे कि
2027 में जो जनगणना होगी, जो सेंसस होगा, ये भारत का सबसे पहला 100% डिजिटल सेंसस होगा, जो केवल मोबाइल के माध्यम से होगा। पहले क्या होता था, घर घर आके चेक किया जाता था, अब केवल मोबाइल के माध्यम से जो है दोस्तों ये होने वाला है। ठीक है, ये एक यूनिक पॉइंट है इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए। और आज तक कभी भी कोई भी डिजिटल जनगणना हुई नहीं, क्योंकि इससे पहले कोई इतनी अच्छी तकनीक मौजूद ही नहीं थी। तो इस बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इससे पहले जितने भी होते थे सब पेपर बेस्ड होते थे, कागज आधारित होते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नमो सेमीकंडक्टर लैब। केंद्र सरकार ने नमो सेमीकंडक्टर लैब प्रयोगशाला बेसिकली उसकी स्थापना की मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसमें सारे जरूरत से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, सब इसमें रखे जाएंगे। और बेसिकली सेमीकंडक्टर अर्धचालक बनाने की ट्रेनिंग इन प्रयोगशालाओं में दी जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली नमो सेमीकंडक्टर लैब की स्थापना किस संस्थान के भीतर होगी? किसी ना किसी संस्थान के भीतर तो करना पड़ेगा, जहां पर सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, अर्धचालक कैसे बनता है, कैसे उसकी ट्रेनिंग वेनिंग देनी है। तो नमो सेमीकंडक्टर लैब किस संस्थान के अंदर बनाया जाएगा? आईआईटी कानपुर, मद्रास, खड़गपुर या भुवनेश्वर? तो आइए दोस्तों सही आंसर जो है इसका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? आईआईटी भुवनेश्वर के भीतर नमो सेमीकंडक्टर लैब जो है तैयार की जाएगी और सेमीकंडक्टर बनाने की ट्रेनिंग जो है इसमें दी जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमसे कहता है कि इनमें से वो कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहला सफल, दुनिया का पहला सफल लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू कर लिया है। भैया गलती से बात एमपीपीएससी या यूपीएससी को पता ना चल जाए कि अंडर वाटर भी इंटरव्यू होता है, नहीं तो पानी के नीचे सीधे पता चला नर्मदा नदी में आपको सीधे अंदर घुसा के इंटरव्यू जो है चल रहा है। लेकिन कौन से देश ने पहला अंडर वाटर इंटरव्यू जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया है? वानुअतु, टोंगा, पलाऊ या तुवालू? मुझे तुवालू लग रहा है, न जाने क्यों। देख लेते हैं इसका सही आंसर। नहीं, मुझे जो लग रहा है वो गलत है। इसका सही आंसर है दोस्तों क्या? इसका सही आंसर है पलाऊ। पलाऊ नामक देश ने दुनिया का पहला लाइव इंटरव्यू, वो भी अंडर वाटर, पानी के नीचे जो है कंडक्ट कर लिया है। इस इंटरव्यू में जिस तकनीक का उपयोग हुआ है उसका नाम है लाइफाई टॉकिंग मैश तकनीक। ठीक है, लाइफाई टॉकिंग मैश तकनीक, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइफाई टॉकिंग मैश तकनीक किससे संबंधित है? ऑप्शंस में आ सकता है, तो उसमें सही आंसर क्या होगा? पानी के नीचे अंडर वाटर इंटरव्यू या साउंड बेसिकली कंडक्ट मतलब ट्रेवल हो सकती है, उसके संबंध में जो है ये है। ठीक है, अच्छा चलते हैं आगे चलते हैं। तो अगली चीज हमको क्या देखने को मिलती है? बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष, 37th प्रेसिडेंट जो है किसे बनाया गया है ना? बीसीसीआई का, ये भैया वो मत समझ लेना आईसीसी, उस आईसीसी के तो वो हैं यार की गैल चले काफिरा काला का, अरे सॉरी वो जयशाह, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है बीसीसीआई जो कि भारत का क्रिकेट काउंसिल है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं 37वें नंबर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, है ना। नाम है मिथुन दा, है ना? नहीं, मिथुन दा नहीं है, मिथुन मनहास। मिथुन मनहास। तो अब मिथुन दादा कह रहे हैं कि अब मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाऊं, अब बताता हूं कि बैटिंग कैसे होती है। आई एम अ डिस्को डांसर आए। तो मिथुन मनहास, इनको जो है बीसीसीआई का नया अध्यक्ष जो है बना दिया गया है। और ये बीसीसीआई के कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? ये बीसीसीआई के 37वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा। और एक बात याद रख लो कि बीसीसीआई के ये जो अध्यक्ष बने हैं ना, ये पहले ऐसे अध्यक्ष बने हैं बीसीसीआई के जिन्होंने भारत के लिए कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच आज तक नहीं खेला है। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। आज तक एक इंटरनेशनल मैच तक नहीं खेला और बीसीसीआई के जो है ये क्या बन गए हैं? सीधे अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, कि भैया तुम होंगे अपने स्कूल के बेस्ट टीचर, मैं तो बनूंगा सीधे उसका प्रिंसिपल। आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रैंक 1 पर है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रैंक 1 पर है? अब आप कहोगे सर किस चीज में रैंक 1? अरे भैया छत पे सोलर पैनल लगवा के उससे ऊर्जा निकालने के लिए रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन की। भैया देखो एक योजना चलती है ना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इस योजना के तहत छतों के ऊपर, रूफ टॉप के ऊपर सबसे ज्यादा सोलर पैनल लगाने वाला राज्य कौन सा है जिसने प्रथम स्थान जो है हासिल किया है? तो कौन सा लग रहा है भाई आपको? गुजरात लग रहा है? गुजरात ही लग रहा है मुझे भी। गुजरात के साथ दांव खेलते हैं, है ना? गुजरात, गुजरात, जी हाँ बिल्कुल सही है, गुजरात। ठीक है, एक बात यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप YouTube पे जाना और सर्च करना, आप YouTube पे जाना और सर्च करना क्या, रैंकिंग 2026। ठीक है, आगे MPPSC चाहो तो MPPSC लिख देना, नहीं तो मेरा नाम लिख देना AKS सर। आपको मेरी कंप्लीट रैंकिंग की मैराथन वीडियो मिल जाएगी। रैंकिंग के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो पूरे YouTube पे कहीं उपलब्ध नहीं है। उसकी PDF का उपयोग करके संस्थानों में पढ़ाया जा रहा है, नोट्स में डाला जा रहा है, और वो PDF कहां कहां पहुंच गई है मैं तो आपको नाम भी फिलहाल नहीं बता सकता, क्योंकि मजा नहीं आता है फिर अपनी तारीफ खुद करने में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तारीफ की कोई बात नहीं है, हमने बस आपके लिए एक प्रयास किया ताकि आपकी थोड़ी सी सहायता हो जाए। अब अगर आपकी सहायता हो पाई है तो ठीक है, नहीं हो पाई है तो अगली बार फिर प्रयास करेंगे कुछ बेहतर करने का आपके लिए, और क्या बात है। ठीक है, तो इस बारे में याद रखना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सबसे ज्यादा सोलर पैनल लगवाने में कौन सा राज्य जो है नंबर 1 रहा है? तो वो गुजरात जो है नंबर 1 रहा है। बाकी इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये याद रख सकते हो कि इसी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र को। और तीसरा स्थान दोस्तों जो है किसे प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। बस इतना और याद रख लो आप इसमें। ठीक है, अच्छा चलो फिर आगे चलो, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है? महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है। जब भी हॉकी का नाम आता है तो हमें इंडिया का नाम लेने की इच्छा होती है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, है ना? जैसे क्रिकेट में कभी इंडिया जीतती है, कभी नहीं जीतती है। तो ऐसे ही यहां पे जरूरी नहीं है कि आपने इंडिया देखा तो इंडिया टिक मार दिया। हालांकि एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर कभी भी कबड्डी की बात हो तो कबड्डी में तो हम आंख बंद करके इंडिया को टिक लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिया की पुरुष और महिला टीम हमेशा कबड्डी का सब कुछ जीत के आती है। फिलहाल यहां पर हॉकी के क्षेत्र में एशिया कप किसने जीता है 2025 महिलाओं की कैटेगरी में? इसका सही आंसर दोस्तों चाइना है। हाँ, चाइना ही है, और चाइना ने 4-1 से भारत को हराया था। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। भारत को कितने से हराया था? भारत को 4-1 से हराया था। किसने? चाइना की महिला टीम ने। और महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जो है अपने नाम कर लिया था। चाइना ने ये तीसरी बार महिला हॉकी एशिया कप का जो है खिताब जो है वो जीता है। ठीक है, और इस जीत के साथ चाइना ने 2026 हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। बाप रे बाप, 2026 हॉकी विश्व कप भैया, उसमें सीधा चाइना क्वालिफाई हो गई है, मिलेगी सीधे फाइनल में अब की बार वो। ठीक है, तो ये भी तगड़ा गेम है भैया, हॉकी में ऐसा भी होता है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ये अंतरराष्ट्रीय वाला टाइप का प्रश्न है। जब भी कोई जगह कोई चर्चा में होती है तो वहां से प्रश्न आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं एक क्षेत्रीय विवाद में, एक क्षेत्रीय विवाद में, एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट में? कौन से इलाके को लेके, कौन से इलाके को लेके? स्कारबोरो शोल, स्कारबोरो शोल नामक एक इलाका है, तो उस इलाके को लेके क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। कौन से देशों में, है ना? तो चाइना तो इसमें शामिल होगा, चाइना तो विवाद करने की आदत है। तो चाइना और किस देश के बीच में विवाद चल रहा है? आइए हम इसको जरा थोड़ा सा पहचान लेते हैं। चाइना और फिलीपींस के बीच में दोस्तों विवाद चल रहा है। और ये जो स्कारबोरो शोल नामक जो जगह है ये कहां आती है? ये साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में आती है। चाइना दूसरों के इलाके में तो विवाद कर देता है, तो चीन सागर में कोई आ रही है तो उसमें तो विवाद वैसे ही कर रहा होगा। ठीक है, तो बस
इतना आपको याद रखना है, ठीक है। स्कारबोरो शोल, ये इलाका आता कहां है? साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, और इस क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है चीन और फिलीपींस के बीच में। इस बात को दिमाग में अच्छे से याद रख लेना है। लास्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर जो है आज की इस वीडियो में हम लोग चलते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? भारतीय नौसेना का जहाज है जिसका नाम है निस्तार। भारतीय नौसेना का जहाज है जिसका नाम क्या है? निस्तार। इसने जो है एक सैन्य अभ्यास में जो है पार्टिसिपेट किया है, एक नौसेना अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास का नाम है पैसिफिक रीच 2025, शॉर्ट में कह रहे हैं XPR-25। ये अभ्यास का नाम है। तो इस अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है भारत और कौन से देश ने मिलके, ये हमको जैसे हमने जिमेक्स पढ़ा था जापान के साथ, ऐसे ही यहां पर हमको पैसिफिक रीच XPR के साथ इंडिया में कौन, मतलब इंडिया और कौन से देश के बीच में ये इस नाम का जो है नौसेना अभ्यास किया गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों हम। इसका आंसर है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर के साथ ये अभ्यास किया गया है। केवल अभ्यास का नाम याद रखना है, पैसिफिक रीच 2025, शॉर्ट में कह रहे हैं XPR 2025। आगे देखते हैं। ये प्रश्न तो मैं आपको एक तरीके से सॉल्यूशन में करवा ही चुका हूं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन से 3 देश मिलकर करेंगे? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। और अमेरिका का वो भी याद है ना, शुभंकर कौन है? क्लच पढ़ा था हम लोगों ने। और कनाडा में सिख लोग रहते हैं, उनको अपनी मम्मी की याद आती है। तो एग्जैक्ट तो नाम हमको याद नहीं आ रहा है अभी। 3 शुभंकर हम लोगों ने पढ़े थे, आप लोग अच्छे से जो है याद करके आए होंगे तो आपको पता होगा। मेपल है ना, मेपल नाम था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। मेपल जो है उसका नाम था, मेपल है ना, मेपल जो है उसका नाम था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 जो है आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें और हमको क्या याद रखना है? 2018 में फीफा कांग्रेस के द्वारा ही इन 3 देशों का नाम जो है डिसाइड कर लिया गया था कि 2026 के फीफा विश्व को जो है ये उसकी मेजबानी करेंगे। और अमेरिका जो है वो फुटबॉल में काफी ज्यादा तेजी से आगे आना चाहता है। उसने अमेरिका के फुटबॉल क्लब में लियोन मेसी को भी जो है साइन कर लिया है अमेरिका ने, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। टोटल 48 टीम, 48 टीम जो है इसमें भाग लेंगी, है ना। पहले केवल 32 टीम ही जो है भाग लेती थी। तो ये भी एक बहुत तगड़ा जो है, आज तक ऐसा फीफा का विश्व कप कभी नहीं हुआ, ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है होने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है? उसके बाद अगला है ये लिखा हुआ क्रिकेट, है ना। क्रिकेट विल रिटर्न टू द ओलंपिक आफ्टर हाउ मेनी ईयर एट 2028 लॉस एंजलिस गेम्स। दोस्तों क्या कहा गया है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी होगी 2028 के अंदर, ठीक है। लॉस एंजलिस गेम्स जब खेले जाएंगे, ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस गेम्स, क्रिकेट की वापसी कितने सालों बाद हो रही है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और पता है ओलंपिक में क्रिकेट के लिए जो एक पता नहीं अभी इसकी घोषणा हुई है कि नहीं, ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया भैया। इतना फेमस है भैया अपने विराट कोहली जी। तो कितने समय बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी हो रही है? 100, 112, 128, 140, बाप रे बहुत समय हो गया। ऑप्शन ए और बी में से कुछ लग रहा है क्या? चलो देखते हैं, खैर तुक्का नहीं मार रहे। नहीं, ए और बी में से कुछ भी नहीं है। 128 साल बाद जो है क्रिकेट की वापसी हो रही है ओलंपिक्स में। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक्स में जो क्रिकेट खेला जाएगा वो T20 फॉर्मेट का खेला जाएगा, जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। T20 फॉर्मेट का ओलंपिक खेल खेला जाएगा। अरे यार, T20 फॉर्मेट का होगा तो विराट कोहली तो उसमें होंगे ही नहीं। पता नहीं कुछ ऐसा जादू हो जाए तो मजा आ जाए, ओलंपिक भी देख लेंगे हम, ठीक है। 2028 में होगा। इससे पहले कब हुआ था? 1900 पेरिस ओलंपिक में हुआ था। 1900 वाले पेरिस ओलंपिक में जो है हुआ था, जहां ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया था। तब तो इंडिया की कोई जगह भी नहीं थी उस जमाने में, और आज इंडिया राज करता है क्रिकेट में, ठीक है। अच्छा चलिए आगे देख लेते हैं अगली कहानी क्या है। अगली कहानी जो अंतिम प्रश्न है वो क्या है कि एक किताब है जिसका नाम है इनकम्प्लीट जस्टिस, द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में एक किताब है इनकम्प्लीट जस्टिस नाम की। तो इसके जो संपादक हैं, इसके जो एडिटर हैं इस किताब के, वो कौन है, वो नाम हमको यहां पर पहचानना है। तो आइए
सीधे हम नाम पहचानते हैं इस किताब का। किताब इंपॉर्टेंट आ सकती है। इसके जो संपादक हैं, जो एडिटर हैं, उनका नाम है दोस्तों एस मुरलीधर। क्या नाम है इनका? एस मुरलीधर जो है इनका नाम है। और ये जो किताब लिखी गई है ना, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो 75 वर्ष जो निकले हैं, जो 75 ईयर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी काम किया है, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण है, यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस है। जो अच्छे काम किए, जो बुरे काम किए, सबको जो है इस किताब में बाकायदा बताया गया है। तो एस मुरलीधर की किताब है ना, इनकम्प्लीट जस्टिस, द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, इस किताब का नाम है। इसके साथ दोस्तों ये वीडियो होती है समाप्त। मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।